नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। स्वागत जी और अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार शिव युद्ध का आज 27वां दिन है जी। और इस 27वें दिन में रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है। जी पहली बार एक छोटे से देश ने, और जिसका हम हमेशा विरोध करते थे, उसने इस युद्ध को रोकने का एक प्रयास शुरू किया और उस प्रयास को ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर डालकर यह साबित किया कि हम इसमें सहमत हैं, अगर उन्होंने पोस्ट किया तो। और इसके बाद क्या होगा अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आज भी जो हमले हो रहे हैं वो बड़े भयंकर हैं। ये युद्ध कहां तक चला जाएगा इसका अभी किसी को कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि ये जब लड़ाई शुरू हुई तो ये माना गया कि 2-3 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा। सर्वोच्च लीडर की मौत के बाद ईरान तितर बितर हो जाएगा। वहां जो ये चाहते थे वो सत्ता तय हो जाएगी। जिस प्रकार से इराक या फिर अफगानिस्तान या फिर अन्य देशों में जो ये करते आए कि वहां के संसाधनों पर कब्जा करना, वहां के आर्थिक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व जमाना, वो सब फ्लॉप हो गया। और जब सब फेल हुआ तो अब पूरे विश्व में तबाही का एक ये मंजर दिख रहा है। अगर ये कहा जाए तो एक पर्दे में बंद तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। ये पर्दे से ओपन नहीं हो रहा है, वरना ये विश्व युद्ध की हालात बन गई है। कई देशों में लॉकडाउन लग गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि देश पैनिक हो रहा है। भाई, हाथ आप खड़े कर रहे हो तो देश तो पैनिक हो जाएगा। सर, अब इस युद्ध को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आज तक कहां तक हम जा चुके हैं? और भयंकर जो दिन दिख रहे हैं खराब, जैसे शुतुरमुर्ग लंबी गर्दन करके दूर तक का आभास कर लेता है, तो दूर तक का अगर आभास करो तो ये लग रहा है कि बहुत बुरे दिन साफ साफ दिख रहे हैं। इजराइल के लिए अमेरिका द्वारा किए गए इस एडवेंचर से या इसको गुंडागर्दी कहें, दोनों चीज कह सकते हैं, तो दुनिया जो है बहुत कठिनाइयों में पड़ गई है। भारत भी बहुत कठिनाई में पड़ा है और सारी दुनिया ही कठिनाई में पड़ी है। अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन्स, हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी और उसकी वजह से जो बाजार में उथल पुथल होती है, शेयर मार्केट्स और अन्य तंत्र में, वो सब हुई है। जान माल की काफी हानि हो रही है। ईरान में 2000 से के आसपास कैजुअलिटी की खबर है, 1000 के आसपास लेबनान में है। अमेरिका के भी 13-14 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल में कुल कितना नुकसान हुआ है वो खबरें बहुत बाहर नहीं आने दे रहा है, लेकिन फिर भी काफी नुकसान वहां भी जान माल का दोनों का हुआ है। और कहा जा रहा है कि करीब 4000-5000 तो बड़े भवन ईरान में नष्ट हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या में लेबनान में कई कई गांव, कई इलाके नष्ट हुए हैं और इजराइल में भी बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न शहरों में, राजधानी समेत बहुत सी इमारतों को और उनको सबको नुकसान पहुंचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। इस युद्ध से क्या हासिल हो रहा है ये समझना मुश्किल है। नुकसान तो ये समझ में आ रहा है कि होर्मुज, जहां से आराम से तेल और गैस सब आ जा रहा था युद्ध से पहले, अब बंद है और इसको खोल पाने की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका दिखा तो रहा है, कुछ दिखाने की, मसल दिखाने की कोशिश करता है, फिर बात करने की बात आती है, फिर इधर से उधर। और जैसा युद्ध शुरू करने से पहले एक भूमिका बनाई गई थी, उसे लगता था कि 2-4 दिन में ही लीडरशिप वगैरह को मार देंगे, वहां विद्रोह हो जाएगा, कोई नई सत्ता बैठा देंगे, वेनेजुएला और अन्य जगहों की तरह जैसा उन्होंने अभी किया है वैसे ही कुछ वहां करके, और फिर वो अपने को विश्व विजयी घोषित कर लेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। दावे चाहे जितने किए जाएं, दावे करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये साफ हो रहा है कि ईरान को घुटने नहीं टिका सकते वो। दूसरे, ईरान ने जब उनके जो उनका वो शहर इजराइल का दिमोना या क्या नाम है उसका, जिसमें उनके न्यूक्लियर व्यवस्था सारी है, जहां आणविक रिसर्च और ये हथियार भी रखे हुए हैं ऐसा कहा जाता है, या वहीं उनका है, जब वहां तक हमला उसने कर दिया सफलतापूर्वक,
और तेल अवीव जो उनकी राजधानी है उसमें तो बहुत जगह है, उसने बहुत प्रभावशाली हमले किए हैं। तो इससे साबित हो गया कि ईरान जो है इसमें कोई कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि वो खतरनाक हद तक सहजोर है, और वो उसकी टैक्टिक्स अब जीतती हुई नजर आ रही है, जो इस युद्ध को लंबा खींचने की है। क्योंकि इस युद्ध के लंबा चलने से सारी दुनिया में जो उथल पुथल मच रही है, तो वो सारी दुनिया जो है अमेरिका और इजराइल को कोस रही है। जनमत भी उससे इन लोगों के विरुद्ध हुआ है, और जो राजनीति है वो भी उनके विरुद्ध हुई है, और जो उनके मित्र देश हैं वो भी उससे बुरी तरह प्रभावित है। तो वो सब दबाव डाल रहे हैं कि ये सब खत्म कराइए इसको, जो भी है ये आपने क्या पैदा कर दिया। उनकी संसद में उनके अपने दल के लोग और विपक्ष के लोग, वो सब भी उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अभी जो फिर से 2 बिलियन बजट उनको युद्ध के लिए चाहिए, उस पर चल रही बहस के डिटेल्स कल रात से आ रहे हैं। उसमें खुद उनके सांसद बहुत सारे बुरी तरह आलोचना कर रहे हैं कि आपने गेन क्या किया, ये आपने इतना खर्च कर दिया, 14-15 परिवार हमारे, उनके परिवार के व्यक्ति को मरवा दिया, हमारे जितने एसेट्स थे उस पूरे इलाके में वो सब ध्वस्त हो गए, या न मतलब उनमें नुकसान पहुंचा। जो हमारी बड़ी व्यावसायिक कंपनियां हैं उनका गल्फ में जो व्यवसाय था वो सब रुक गया। बीमा कंपनियां यूरोप की सब करा रही हैं, अमेरिका की करा रही हैं, तेल कंपनियां करा रही हैं, एलएनजी कंपनियां करा रही हैं। सारी दुनिया में आपके सारे मित्र देश रो रहे हैं कि उनकी सप्लाईज हाइड्रोकार्बन की डिस्टर्ब हो गई। तो आपने गेन क्या किया? और आप बोलते रहिए अपने मन से कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, डेसिमेट कर दिया, इतना परसेंट वो कर दिया, इतने परसेंट क्षमता कम कर दी। आप अपने घर में हैं, वो अपने घर में है। आप अपने घर से बम मार रहे हैं, वो अपने घर से बम मार रहे हैं। यही है, आपने कुछ उनके पानी के जहाज नष्ट कर दिए, कुछ उनके हवाई एरिया में आप ज्यादा हमले करके लौट आए। इससे क्या होता है? तो और अगर आप इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ हमारे लिए और नुकसान हमारे लोगों का लाएंगे, जान माल का। ये उनके संसद में बहस हो रही। जितने सर्वेक्षण हो रहे हैं उन सर्वेक्षणों में आ रहा है कि ट्रंप साहब के इस युद्ध के बाद लोकप्रियता लगातार घट रही है। उनका जो हार्ड कोर सपोर्टर है उसको छोड़ के बाकी सारे लोग अब उनके आलोचक होते जा रहे हैं। और इसके बाद उनके यहाँ नवंबर वगैरह में एक कहा जाता है कि हाफ इलेक्शन भी है। तो कुल मिला जुला के उनकी पार्टी भी इससे डर रही है कि इस इलेक्शन में उनके नुकसान न हो जाए। तो और इजराइल के नेतृत्व का भारी समर्थन युद्ध के नाते है, लेकिन इसके बावजूद वहां भी जो विरोधी स्वर है उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। दूसरे बेचैनी हो रही है, वहां से लोग भागना चाह रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, एरिया बहुत छोटा है उसका। तो वहां अगर 24 घंटे सायरन ही बजते रहेंगे, लोगों को बंकर में ही जाना पड़ेगा, तो जनरल जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, चूंकि अब चौथा हफ्ता है, तो 4 हफ्ते तक कोई भी आबादी, और वो आबादी तो जो है बड़ी सुविधाओं में रहने वाली आबादी है, तो उनको जो है इससे डिस्टरबेंस होना नेचुरल है, जो होगी हो गया है। तो सर वो अब यहाँ पे वो भी अपना स्वर सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जी। तो सर अभी जो सब ये चल रहा है युद्ध, तो इसको लेकर भारत में बड़ी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई। प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से कह दिया कि कोरोना से भी बुरे हालात हो सकते हैं, और फिर कह रहे हैं कि देश पैनिक हो रहा है। भाई संदेश किसने दिया? संसद से आपने दिया है। देश परेशान होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? और आप ही के गुजरात में लोग कुकर लेकर, आटा वाला कनस्तर लेकर पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पे पहुंचे। ये गुजरात मॉडल है। और इसके बावजूद आपने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक को अब तक का जो इतिहास रहा है, प्रधानमंत्री चेयर करते थे, अपनी समस्याएं लोगों से शेयर करते थे, कैसे इस समस्या से निपटेंगे। लेकिन अब तक के पूरे 12 वर्ष के कार्यकाल में एक भी सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने चेयर नहीं की। इस दौरान विश्व संकट में है, तो सभी प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो पावरफुल है, या कहीं राष्ट्रपति का पद पावरफुल है, कहीं प्राइम मिनिस्टर का पद, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जनता को संबोधित कर रहे हैं, मीडिया के सवाल ले रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आज भी उचित नहीं समझा बात करना। जी। तो ऐसे में सर कितने दिन बुरे आने वाले हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। अब कैसे जनता कर पाएगी? कैसे इस बड़ी पॉपुलेशन को कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के नाते और गल्फ से गैस और तेल पर एक बड़ी निर्भरता के नाते, जो जिसके कारण स्वाभाविक है, हमारे करीब है, 5-6 दिन में वहां से जहाज आ जाता है हमारे यहाँ।
अच्छे हमें दाम मिलते हैं, उनका तेल जिस क्वालिटी का है और गैस जिस तरह की है, उसके लिए हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, रिफाइनरीज और अन्य चीजों का। तो इसलिए हमारा उनसे रिश्ता होना एकदम स्वाभाविक था। हम चूंकि ऐसे देश हैं जो ज्यादातर इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, यानी हमारा अपना उत्पादन बहुत कम है। नेचुरल गैस में हम करीब आधा उत्पादन करते हैं, आधा इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी में हम 2/3 इंपोर्ट करते हैं, 1/3 अपना बनाते हैं। क्रूड में हम करीब 88% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, यानी कुल 12% अपना पैदा करते हैं। तो हम तो पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। बहुत बड़े देश हैं, आबादी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और सारा हमारा जो पेट्रोकेमिकल के बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे खाद बनाने के लिए और जैसे प्लास्टिक का सारा काम, इस सब के भी अवयव सब वहीं से आते हैं। एक हेलियम नाम की चीज भी आती है, जिससे हमारे एमआरआई मशीनों वगैरह में, वैसे वो चिप बनाने के काम आती है, और उससे ताइवान बहुत परेशान है, जापान परेशान है, कोरिया परेशान है, क्योंकि वो लोग चिप बनाते हैं। हम तो अभी उस एरिया में शुरू कर रहे हैं, लेकिन एमआरआई की मशीनों में भी लगती है। तो हमारे एमआरआई की मशीनों में दिक्कत होने वाली है। तो हमारा दिक्कत की एक लंबी सीरीज है। क्रूड कम होगा तो पेट्रोल डीजल की क्राइसिस शुरू होगी। अभी तो चुनाव है, इसलिए दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव होते ही दाम बुरी तरह से बढ़ेंगे, भागेंगे। और जनता में आज के दौर में कोई चीज किसी से कोई छुपा सकता है? एक फोन, हर आदमी के हाथ में फोन है, उसमें झूठी सच्ची सूचनाओं की बाढ़ है। इंटरनेट पर हजारों तरह की इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। आदमी अपनी अपनी रुचि से उन सूचनाओं को लेता देता है। जिसकी जैसी रुचि बन जाती है, ये तकनीक ऐसी है कि उसको उसी हिस्से में डाल भी देती है। तो आपको अगर इजराइल के फेवर की खबरें देखने की आदत है, तो आपको वही खबरें दिखाता रहेगा वो। आपको अगर ईरान वाली खबरें देखनी है, तो आप जब जाएंगे उसमें, तो ईरान वाली ही खबरें दिखाता रहेगा। भारत में अगर आप भाजपा समर्थक हैं, तो आपको भाजपा समर्थक चीजें दिखाता रहेगा। अगर आप भाजपा के आलोचक हैं, तो ये मशीन आपको भाजपा की आलोचना वाली दिखाती रहेगी। इसमें सेग्रीगेशन की पावर है इसके एल्गोरिथम में। तो वो सब इस्तेमाल होती रहती है, ये सब मशीन अपने आप कर रही है, और अपने आप आपको बांट के खाने में उसने कर दिया है। तो सूचनाएं गलत सही दोनों तरह की आती रहती है, कुछ मिक्स सब में जाती रहती हैं। अफवाहें ज्यादातर तेज चलती हैं। तो सबको सब चीजें गलत या सही पता है। तो अब उनको पता है कि सब लड़ाई हो रही है, लड़ाई में हमारे यहाँ तेल नहीं आ पा रहा है, हमारे यहाँ गैस नहीं आ पा रही है, तो उनमें सब में इन सब चीजों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। और आपके यहाँ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है जो जमीन से जुड़ी नहीं है। पहले आपके पेट्रोलियम मंत्री ने कुछ कहा, आपने अब संसद में जब देश भर में हाहाकार मच गया, तो अब आप कुछ कह रहे हैं कि हाँ समस्या आ सकती है और कोरोना जैसी आ सकती है और ये है और वो है, और उसके बाद आप किसी जिम्मेदारी को तो लेते नहीं है। तो आप जाएंगे कहाँ? आप सार्वजनिक, जो आपने सर्वदलीय, पहले तो बैठक बैठक ही बहुत कम बुलाते हैं। इनके जमाने में जो संसदीय समितियां हैं, उनका लगभग काम खत्म इन्होंने कर दिया। संसद के दिन बहुत कम कर दिए। संसद में प्रधानमंत्री के आने का टाइम बहुत कम है। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। 12 साल में न कॉन्फ्रेंस करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और सर्वदलीय बैठकों में भी नहीं जाते, वहां राजनाथ सिंह जी को भेज देते हैं। हर चीज अपने ऑफिस में रख रखी है। इस देश के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों तक के कार्यालय के सारे फैसले पीएम ऑफिस से होते हैं। सारे मंत्री ढक्कन है। कोई 10-12 मंत्रियों के अलावा किसी का कोई नाम नहीं बता सकता कि इस मंत्रिमंडल में कौन कौन है। इस तरह की तो हालत है। सब चीज केंद्रित कर ली है, लेकिन जब सार्वजनिक चीज आएगी तो कभी राजनाथ सिंह को भेज देंगे, कभी अमित शाह जी को भेज देंगे, कभी किसी और को भेज देंगे। खुद सामना नहीं करना चाहते किसी कठिनाई का। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ वाह वाह चाहते हैं। मोदी मोदी मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व गुरु, जीत लिया, मार लिया, यही चाहते हैं। वो कभी कोई ऐसे सवाल नहीं ले सकते जिस सवाल से वो असहज हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये सब व्यवस्था कर रखी है। इन व्यवस्थाओं से देश की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल रही है। क्योंकि केंद्रीकरण कहीं भी, जो विकेंद्रीकरण को खत्म कर देता है, उससे प्रशासनिक ढांचा नष्ट हो जाता है। दुनिया में हर जगह हुआ है, तो हमारे यहाँ नहीं होगा ऐसा है नहीं। लेकिन इनका यही स्टाइल वहां रहा है, गुजरात में वही स्टाइल देश में है। अब चूंकि वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए उन्होंने जो कुछ करना चाहिए उन सब चीजों में दूसरों से आगे है, इसलिए उन्होंने अपनी हर चीज को चुनाव की जीत के पीछे छुपा लिया है। हर चीज को उनके तर्कशास्त्री जो है कि अरे जब पब्लिक ने उनको वोट दिया है, वो जो फलाना चुनाव जीते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, यही सब कह के सवालों को डेसिमेट करने का काम इस दौर में हो रहा है।
उससे इस देश की कम से कम जो ऐसे युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित है, कठिनाइयां असाधारण रूप से बढ़ रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में वैसे ही आंकड़ों के गोलमाल के बारे में इनके बहुत सारी अब तो तथ्य आ गए हैं, लेकिन अब जो चैलेंज आएंगे, जो आ चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि मई के बाद हमारे पास नेचुरल गैस की सप्लाई न होने से हमारे पास हमारे कारखाने जो खाद बनाने के हैं 32 कारखाने हैं, जिसमें 30 नेचुरल गैस से चलते हैं और आधी गैस हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आधी गैस में दिक्कत आ गई, वो चौथाई मिलने लगी या नहीं मिलने लगी या बहुत मुश्किल से मिली, तो ये मई के बाद हमारी खाद का संकट आएगा। जून जुलाई में जो खेती हमारी है उसके लिए खाद की दिक्कत आ जाएगी। अगर ये युद्ध और एक आध महीने चलता है और हमारी, चूंकि नेचुरल गैस की जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि आपने आज कहा और कल आपके पास आ गई। बिल्कुल। इसका पूरा सिस्टम होता है जिसमें आपके ऑर्डर साल 2 साल 4 साल के होते हैं। इसमें कोई सौदा ऐसा नहीं होता कि वो समुद्र में नेचुरल गैस का वो खड़ा हुआ है और आप लाएंगे और कहीं भी उसका बोतल में निकाल लेंगे, नहीं। वो कारखाने में जहां लिक्विफाई होती है वहां से फिर वो एक विशेष किस्म के जहाज होते हैं जिसमें ये लादी जा सकती है, उसमें लदती है, उसमें भी उसी तरह की व्यवस्था होती है लिक्विफाई रखने की। फिर वो समुद्र के रास्ते आपके अड्डे पे पहुंचती है, तो हर बंदरगाह पे नहीं उतर सकती। एलएनजी के लिए स्पेशल बंदरगाहों पर कुछ बंदरगाह हैं जिन पे ये व्यवस्था की गई, उनकी जेट्टी बनाई जाती है जिसमें वो आके या तो गैसीफाई होती है या लिक्विड फॉर्म में ही उस तरह के फिर टैंकरों में लद के विभिन्न हिस्सों में जाती है या कारखानों वगैरह में जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत अज्ञान की वजह से प्रधानमंत्री तक ने संसद में कह दिया कि जिसको क्या नाम एलपीजी नहीं मिल रही वो पीएनजी ले ले। ऐसे नहीं होता भाई, पीएनजी ऐसे हर जगह उपलब्ध नहीं है। पीएनजी किसी बोतल में नहीं भरी जा सकती लोहे के, जैसे एलपीजी भरी जाती है, एक लोहे की बोतल बना के उसमें भर लेते हैं। पीएनजी के लिए संभव नहीं है, वो पाइपलाइनों से ही जाएगी, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बसाना होता है। तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पीएनजी की सप्लाई हो सकती है। अभी देश में 10% भी नहीं है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब बातें अब क्या बताया जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी है वो कुछ भी कह सकते हैं, कह ही देते हैं। तो सर वो विश्व गुरु भी हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक कल से सवाल उठा है कि जो पहले हमारी जीडीपी की जो दर थी वो 7.0% थी, वो 5.9% तक आ सकती है, अभी के अनुमान है। आगे कितनी गिरेगी अभी किसी को पता नहीं। कोरोना में किसानों ने बचा ली थी, अब किसान कैसे बचा पाएगा जब उसे खाद नहीं मिलेगी, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कैसे रोक पाएगा। 7 नहीं है, लेकिन जो है उस पे पहले शंकाएं हैं। उस पर एक बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है कि उसमें 2 पॉइंट की हेराफेरी है, तो वो एक्चुअली 5 है। ये समस्या है, उसमें 3-4 और घटा देगी, 1-2 बचेगी। बहुत कठिनाई आएगी जो स्थितियां हैं। फिर तो किसी के हाथ में पैसे बचेंगे ही नहीं। तो पैसे क्या, बैंकों का नष्ट होने के चक्कर है। बहुत बुरा वक्त आ सकता है। अभी हम लोग उसको जानते नहीं है, लेकिन कितना बुरा वक्त आ सकता है, वो बुरा वक्त हमारे आसपास चल रहा है और हमारी कोई भूमिका नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये हम पहली बार एक ऐसी स्थिति में पड़े हैं, या इस दौर में 12 साल में, कि जिसमें हमारी कोई भूमिका ही नहीं रह गई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, हमारा अपना दावा कि हम विश्व गुरु हैं, जिसका राजीव शुक्ला का अच्छा जवाब है कि हमने खुद को विश्व गुरु का बोर्ड तो लगा लिया, लेकिन हमारे विश्व गुरु का एक भी कोई चेला नहीं है दुनिया में। लड़ाई हुई तो हमारे साथ कोई नहीं था। तो वही वैसे ही विश्व गुरु हम हैं। और अब साबित हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल पे इस वार्ता के लिए साधुवाद दे रहा है, और बगल में हम पहलवान बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के 20 गुना बड़े देश हर तरह से, लेकिन हमारी कोई पूछ कहीं नहीं है। हम झूठ मूठ में फोन करके खबर चला रहे हैं कि आज हमारी उनसे बात हुई, आज उनसे बात हुई। बात हमारी, हमें कोई नहीं पूछ रहा है, न कहीं नोटिस ले रहा है, बल्कि दुनिया भर के जो टिप्पणीकार हैं, चाहे बड़े अखबारों में, बड़े टेलीविजन ग्रुप्स में, मीडिया के दूसरे माध्यमों में, सोशल मीडिया के माध्यमों में, दुनिया के बड़े किन्हीं को भी आप 10 को अभी क्वेश्चन एआई से कर लीजिए, चैट जीपीटी से, तो आपको बता देगा। वो 10 में से 8 लोग कम से कम ये कहते हुए मिलेंगे, और एक भी हमारे फेवर में तो नहीं कह रहा है, 8 कम से कम हमारी आलोचना करते हुए मिलेंगे।
और बताएंगे क्या 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 गलतियां की गई हैं और कैसे कैसे भारत ने अपना नुकसान कर लिया। ये तो हमारी स्थिति है। लेकिन अब चूंकि एक बहुत बड़े रेवड़ को देश के आपने धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके एक अलग अलग भावना में बहा रखा है, जिनको अनवरत आईटी सेल, मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया पे वही जहरीली खुराक व्हाट्सएप के जरिए दी जा रही है, उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है और उनके पास जो सूचनाएं हैं वो करप्टेड है, सरकारी किस्म की सूचनाएं हैं, तो उसी झूठ को सच मानते रहते हैं और जो देश का नुकसान हो रहा है उनको दिखना ही बंद हो जाता है। वो कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको रतौंधी जैसे एक बीमारी होती है, तो उस तरह से ये राजनीतिक रतौंधी है जो दिमाग में भी हो जाती है, चल रही है। जी सर, चलिए आपने सही जानकारी दी कि जीडीपी का क्या हाल होगा, लोगों का क्या हाल होगा और इस जी, युद्ध में भारत के हिस्से में क्या आएगा और जी। क्या अन्य देशों में आएगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।